हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप तो हम लोग अभी जो सॉल्व कर रहे हैं वो मॉडल सेट थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पिछले 3-4 सालों से बराबर पूछते आ रहे हैं, और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना, ताकि आप सभी को सभी ईजी होगा। और सबसे लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहना है, ताकि आप इस रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो चलते देखो। पहला क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा प्रिंटर कॉस्टली होता है। तो देखो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है हम लोग का, वो ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है एज कम्पेयर अदर प्रिंटर के अपेक्षा में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो आता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर के ग्रुप में आता है, क्योंकि हम लोग प्रिंटर को दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, एक को बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, इसका क्वालिटी जो होता है बहुत ही ख़राब होता है एज कम्पेयर लेजर जेट प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर की अपेक्षा में। अभी मार्केट में सबसे अधिक जो पॉपुलर जो है हम लोग का प्रिंटर, वो जो पॉपुलर हम लोग का है वो है हम लोग का इंकजेट और लेजर प्रिंटर। ठीक है, ये जो प्रिंटर जो हम लोग का है ज़्यादा पॉपुलर हम लोग का है एज कम्पेयर दूसरे प्रिंटर के अपेक्षा में। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, ये प्रिंटर का ही दो हम लोग का पार्ट्स होता है। ठीक है, चलते हैं। तो इसलिए पहला जो क्वेश्चन का जो आंसर जो होगा हम लोग का होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो देखो है कि नॉट ए हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, तो हार्ड देखो, आउटपुट जो हम लोग को मिलता है वो दो तरह से सिस्टम से आउटपुट को प्राप्त करते हैं। इस चीज़ को हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहला को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि ये सब कंप्यूटर का टर्मिनोलॉजी होता है। एक को बोलते हैं हार्ड सॉफ्ट कॉपी और दूसरे को बोलते हैं लोग हार्ड कॉपी। ठीक है, वैसा आउटपुट, जिस आउटपुट को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार उसको हटा सकते हैं। ठीक है, और उसको वो क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और हार्ड कॉपी जो परमानेंट के लिए आउटपुट हमको मिलता है सिस्टम से, जैसे प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, से जो हम लोग प्रिंट निकालते हैं, जो पेपर में लिखते हैं हम लोग, दैट इज़ कॉल्ड द हार्ड कॉपी। और जो सिस्टम में हम लोग को स्क्रीन पर दिखता है, जो वीडियो देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, ऑल दीज आर द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन देखो कह रहा है कि पेपर प्रिंटिंग, जो पेपर प्रिंटिंग करते हैं वो एक तरह से क्या है हम लोग का, ये हार्ड कॉपी हो गया हम लोग का। बैनर फ्लैक्स जो प्रिंट करते हैं वो भी क्या हम लोग होता है, हार्ड कॉपी होता है ना। प्रिंटेड बारकोड ऑन आइटम, किसी भी जो सामान जो परचेज करते हैं, जो बारकोड हम लोग का छपा हुआ रहता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ड कॉपी। ठीक है, तो इसका जो परफेक्ट जो आंसर जो हम लोग का जो होगा वो होगा कौन सा, वीडियो प्लेइंग ऑन स्क्रीन। ये हम लोग का हार्ड कॉपी नहीं है। ठीक है, बाकी बात ये सब हार्ड कॉपी है ना, पेपर प्रिंटिंग, बैनर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का हम लोग का कि नॉट एन एक्सिलरी मेमोरी, कौन सा एक एक्सिलरी मेमोरी हम लोग का नहीं है। तो देखो, एक्सिलरी मेमोरी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ये आप लोग ध्यान से रखेंगे। ये बार बार इससे क्वेश्चन जो लोग पूछता है एग्जाम में कि सेकेंडरी मेमोरी का ही दूसरा नाम जो है उसको बोलते हैं एक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, तो एस रैम, डी रैम और रोम, ये तीनों जो हम लोग का जो है वो आता है प्राइमरी मेमोरी में, जिसको लोग बोलते हैं फंडामेंटल मेमोरी भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और मेन मेमोरी बोलते हैं, याद रखना है हम लोग को मेन मेमोरी। ये एस रैम, रोम और डी रैम, ये तीनों जो लोग का आता है कौन से में, मेन मेमोरी में आता है। ठीक है, तो इसका जो परफेक्ट जो आंसर क्या होगा हम लोग का, ये हार्ड डिस्क। ये क्या होगा हम लोग का, हार्ड डिस्क होगा हम लोग का। ये हम लोग का जो है सॉरी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग समझेंगे इस तरह से। यहाँ नॉट को इसको हटा देंगे, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया हम लोग का, है ना। तो याद रखेंगे, ये जो हम लोग का नॉट को हटा देंगे। कौन इसमें से जो है हम लोग का एक्सिलरी मेमोरी है। ठीक है, तो एक्सिलरी जो मेमोरी हम लोग का है वो कौन है, हम लोग का हार्ड डिस्क एक्सिलरी मेमोरी है, जो कि एस रैम, रोम और डी रैम जो है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेमोरी हम लोग का आता है। ठीक है, और ये हम लोग का प्राइमरी मेमोरी नहीं है। और प्राइमरी मेमोरी जो है हम लोग का वो डी रैम है, एस रैम है और रोम है। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कहता है C++ इज ये C++ कौन सा एक लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव, बोथ। तो C++ जो भी लोग कोडिंग करते हैं वो हमेशा हम लोग लिखते हैं लोअर केस में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। किस में लिखते हैं लोग, लोअर केस में, अपर केस लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मतलब को प्रिंट करना सी आउट, तो यहाँ लिखते हैं सी आउट, जो लिखते हैं हर लेटर यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल में होता है ना। तो इसलिए 4 का जो आंसर जो होगा मतलब 4th नंबर का वो क्या होगा, ये होगा। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये, केस इनसेंसिटिव नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखो कह रहा है कि व्हेन ये क्लास टेक्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास देन दिस फीचर इज कॉल्ड। ठीक है, याद रखना ये से जो फीचर्स है वो C++ का एगो हम लोग का सारा उप्स का उप्स के का फीचर्स के नाम से भी हम लोग इसको लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है डाटा इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और डाटा एब्स्ट्रैक्शन। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इस चारों जो हम लोग का एक फीचर्स है उप्स का, ये कह सकते हैं उप्स का लोग क्या ये फीचर्स, इसको लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स। ठीक है, तो ये हम लोग का फीचर्स है कि C++ का कह सकते हैं, या उप्स का जितना भी प्रोग्रामिंग हम लोग का है सभी का एक फीचर्स है। तो डाटा इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। तो कह रहा कि प्रॉपर्टी जब हम एक क्लास के दूसरे क्लास से अगर लेते हैं दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, इसलिए 5 का आंसर क्या हम लोग का C होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा कि नॉट एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ ए क्लास। सिंपल सा आप लोग इसको याद रखेंगे इस तरह से कि जब लोग को क्लास को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो क्लास के अंदर जितना भी तरह का जो मेंबर्स होता है उस मेंबर्स को लोग 3 एक्सेस लेवल में डिवाइड करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ प्राइवेट, जिसको क्या बोलते हैं उसको लोग प्राइवेट कहते हैं, दूसरा को पब्लिक कहते हैं और तीसरा को प्रोटेक्टेड बोलते हैं, प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो ये एक्सेस स्पेसिफायर है, या तो इसको लोग एक्सेस मॉडिफायर के नाम से भी जानते हैं। ये क्लास के सभी मेंबर्स को ये 3 अलग अलग सेक्शंस में क्या कहते हैं लोग डिवाइड करते हैं, जो कि ये बताता है कि किस मेंबर्स को कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बाय डिफ़ॉल्ट किस मेंबर फंक्शंस को या डाटा मेंबर को किस एक्सेस लेवल में लोग रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो वो याद रखने लोग को प्राइवेट मेंबर्स में। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बार बार आप लोग को सेट मिला होगा, या तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इस रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए 6 का जो आंसर जो हम लोग का होगा क्या होगा कि कौन नहीं है, तो हम लोग मेंबर नहीं है। बाकी बात प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ये तीनों एक तरह से कीवर्ड भी याद रखना। पब्लिक भी कीवर्ड है, प्राइवेट भी कीवर्ड है और प्रोटेक्टेड भी कीवर्ड है। और मेंबर यहाँ कुछ नहीं होता है। मेंबर एक को लोग वेरिएबल भी कहते हैं, मेंबर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, वो एक्सेस स्पेसिफायर के अंतर्गत में नहीं आता है। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है कि नॉट ये हार्डवेयर डिवाइस, कौन हार्डवेयर डिवाइस हम लोग का नहीं है। तो ट्रांजिस्टर जो है एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स था जिसका यूज लोग 2nd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ करते थे। माइक्रो प्रोसेसर इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, है ना। माइक्रो प्रोसेसर जो हमेशा जो मदरबोर्ड होता है, जिसको मदरबोर्ड को बोला जाता है कंप्यूटर का एक बैकबोन, तो उसके अंदर में माइक्रो प्रोसेसर आता है। तो ये भी जो है माइक्रो प्रोसेसर वो भी एक हार्डवेयर का ही ग्रुप है। मॉडेम, इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इसका काम होता है इंटरनेट को चलाना भाई टेलीफोन लाइन। ठीक है, तो मॉडेम भी एक प्रकार से क्या होता है हार्डवेयर डिवाइस होता है। ट्रांजिस्टर भी होता है। कौन नहीं है, तो कंपाइलर हम लोग का नहीं है, बिकॉज कंपाइलर इज द ट्रांसलेटर एंड आल्सो कंपाइलर इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, ऑल दिस आर द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये देखो क्वेश्चन दिए हैं C++ से क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा वो तुमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ये का मान 10 दिया हुआ है ना, B का मान 5 है। इसको लोग इवेल्यूएट करेंगे तो सबसे पहले काम होता है हाई, याद रखना कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में, अर्थमेटिक जो ऑपरेटर हम लोग का है, चलिए अर्थमेटिक जो ऑपरेटर हम लोग का जो है उसमें से हाई जो प्रायोरिटी है, हाई प्रायोरिटी, उसमें रखा गया है मॉडुलस को, डिवाइड को और मल्टीप्लाई को, है ना। इसके बाद काम करते हैं प्लस का और माइनस का, याद रखना हम लोग का। ठीक है,
तो सबसे पहले जब प्लस और माइनस का जब लोग यहाँ जब काम करेंगे हम लोग, ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ दिया हुआ ए मॉडुलस 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मॉडुलस 3 जो दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ हुआ कि ए को हम लोग क्या करेंगे, भागा लगा कितना से 3 से। याद रखना है मॉडुलस जो ऑपरेटर है ये हमेशा जो आउटपुट देता है वो देता है हम लोग का रिमाइंडर, ठीक है। और इसका जो आउटपुट का जो साइन होता है वो न्यूमरेटर के साइन के जैसा ही होगा। अगर न्यूमरेटर में अगर माइनस है तो रिजल्ट भी क्या होगा, माइनस में, और अगर प्लस में होगा तो आउटपुट भी होगा प्लस में। मतलब डिनोमिनेटर, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में हर, अंश और हर। तो हर से इसको मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर से इसको मतलब नहीं रहता है, मतलब रहता है किससे, इसको न्यूमरेटर से, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आगे तरह रह सकता है, तो ध्यान में रखना। तो एक दो एग्जांपल भी यहाँ हम तुमको सॉल्व करके बताते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ये का मान पहले से तो यहाँ दिया हुआ है कितना 10। तो 10 को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करें कितना से 3 से। तो 3 ये कितना हो गया, 9 हो गया। कितना बचा शेषफल, 1 बचा। तो ये हम लोग का आउटपुट हो गया शेषफल। इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसे बोलते हैं हम लोग क्वोटिएंट, भागफल। तो अगर यदि यहाँ पर मॉडुलस ना रह करके अगर डिवाइड कर रहा था सिंपली, तो रिजल्ट ये होता 3। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग का मॉडुलस तो नहीं है, यहाँ मॉडुलस है हम लोग का। जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें क्या लोग का मॉडुलस है, इसलिए इसका रिमाइंडर निकालेगा। तो रिमाइंडर कितना है हम लोग का 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, b से। तब b का मान कितना है 5, है ना। तो 5 बन जा, 5 हो गया, 5 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 3। तो आंसर क्या होगा इसका, 8 नंबर का 3 होगा, ठीक है। वही अगर यदि यहाँ का डिवाइड रहता है हम लोग का, तो हम लोग का जो क्वोटिएंट है कितना भी आया था 3। तो 3 को मल्टीप्लाई करते 3 से, तो 3 3 कितना हो गया 9, और 9 माइनस 2 7। इस तरह से आंसर लोग निकालते हैं अगर यदि यहाँ पर डिवाइडर रहता तब, ठीक है। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। कौन सा ऐसा डिवाइस होता है कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी में, या तो उसको कह सकते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी में, कि जो सबसे अधिक डाटा को स्टोर करके रखता है अपने पास, ठीक है। तो जिप डिस्क कोई नाम का यहाँ नहीं होता है। डीवीडी जो रोम है हम लोग का, ये भी तरह से सेकेंडरी मेमोरी होता है जो डाटा को परमानेंटली के लिए स्टोर करके रखता है। लेकिन डीवीडी याद रखना, सीडी और डीवीडी ये दो जो डिस्क है हम लोग का, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क, याद रखना है, ठीक है। इसको लोग यहाँ क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं, ऑप्टिकल डिस्क। और ये ब्लू रे, इसी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है हम लोग का, ब्लू रे मतलब एक तरह से लाइट होता है, उसी लाइट के थ्रू से ये डाटा को रीड और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म ही करता है, ठीक है। तो डीवीडी का जो साइज़ होता है वो मात्र 4.7 GB का होता है, 4.7 GB का, ठीक है। तो सबसे अधिक जो हम लोग का होता है वो किसका होता है, हार्ड डिस्क का। और याद रखना कि हार्ड डिस्क के जैसा ही हम लोग के और डिवाइस आया, उसको बोलते हैं SSD बोलते हैं। ये हार्ड डिस्क का एक दूसरा और एडवांस टेक्नोलॉजी आया हुआ है जो हार्ड डिस्क के अपेक्षा ये फास्ट काम करता है, और स्टोरेज कैपेसिटी भी होता है इसका सबसे अधिक होता है, ठीक है। इस तरह से याद रखना है, इसलिए 9 का आंसर क्या होगा, C नंबर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड, जब बहुत सारे प्रोग्राम को एक समूह में ग्रुप में रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो याद रखना है कि डाटा से जो है हम लोग का, ठीक है, डाटा से लोग का बनता है इन्फॉर्मेशन। जब वो सिस्टमेटिक सीक्वेंस में अगर हम डाटा को अरेंज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन से क्या बनता है हम लोग का, प्रोग्राम। ये भी ध्यान में रखना है, क्या बनता है लोग का, प्रोग्राम। और प्रोग्राम से क्या बनता है लोग का, सॉफ्टवेयर। तब बहुत सारे प्रोग्राम को जब एक जगह पर मिला देते हैं, हर एक प्रोग्राम इंडिविजुअल और यूनिक वर्क को जब परफॉर्म करता है, दैट इज़ कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। इसीलिए 10 का जो आंसर होगा हम लोग का, उस परफेक्ट क्या होगा हम लोग का, B नंबर होगा, ठीक है। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ कह रहा है कि 1 2 3 जो है ये हम लोग का ऑक्टल में है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, बाइनरी में। तो ऑक्टल से बाइनरी निकालने का फार्मूला हम तो लोग को बताए थे कि जब ऑक्टल जो डिजिट यहाँ दिया हुआ रहेगा, हर ऑक्टल डिजिट को 3 बिट का बाइनरी निकालेंगे, 3 बिट बाइनरी। प्रत्येक ऑक्टल का 3 बिट का बाइनरी निकालेंगे, ठीक है। तो 3 बिट का मतलब पहला जो बिट होता है वो 1 के बराबर में 1, फिर 2 और फिर कितना होता है 3, 4, 1 2 और 4 हुआ हम लोग का बाइनरी का एक तरह से प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ जो डिजिट दिया वो कितना दिया 1,
तो 1 हम लोग यहाँ पर है, तो इसको हम लोग क्या करना है, जोड़ के लाना, कितना हमको 1 लाना है। तो 4 और 2 को तो टच नहीं करेंगे, तो लिखेंगे इसका 0 0 1, ये हो गया 1 का बाइनरी हो गया। उसके बाद है 2, तो 2 यहाँ पर है, तो क्या होगा 0 1 0, जिसको टच किए वहाँ पर 1, जहाँ टच नहीं किए वहाँ पर 0, ठीक है। और लास्ट में क्या है 3, तो यहाँ 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो जहाँ टच किया तो यहाँ 1 यहाँ 1, 4 को टच किया नहीं तो यहाँ बैठा दो 0। अब इसे उठा कर तुम यहाँ ले आओ 0 1 और 1। अब देखो हम लोग मैथ में पढ़े हैं कि अगर यदि कोई भी संख्या के लेफ्ट साइड में अगर 0 नहीं बैठाएंगे उससे कोई प्रॉब्लम लोग को नहीं है। तो आंसर क्या होगा 1 0 1 0 0 1 1। तो ये कहाँ पर आंसर देखो, ये जो आंसर लोग का कहाँ पर है, सी नंबर में है, ठीक है। इसलिए 11 क्या हम लोग का होगा, सी नंबर होगा। और वही अगर यहाँ हम लोग देते हेक्साडेसिमल अगर देते हैं, अगर 16 अगर आता तो हम लोग 4 बिट में चेक करेंगे, कितना बिट में 4 बिट में। तो जब 4 बिट में चेक करेंगे तो 1 2 4 कितना हो जाएगा हम लोग का 8। अगर ये 4 का हम लोग पेयर लगाएंगे हेक्सा में, तो ठीक है। ये ऑक्टल और हेक्सा याद रखना है, इसे बहुत से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है सिंगल लाइन कमेंट C++ में। देखो कमेंट का मतलब क्या होता है, कमेंट का मतलब है जब कुछ हम लोग काम करते हैं C++ में और कुछ स्टेटमेंट को लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि वो लाइन हमारा C++ जो कंपाइलर है उसको वो रीड नहीं करे, वो नहीं पढ़े, ठीक है। तो उस केस में क्या करें, उसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लोग कोई लाइन को अगर जैसे लिखते हैं सी आउट, यहाँ लिखे X, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखते हैं सी आउट, यहाँ लिखे मान लो Y। तो एक ब्लॉक का मतलब क्या, बहुत सारे स्टेटमेंट को देखो यहाँ पर क्या है कि सी आउट X लिखें, सी आउट Y और सी आउट Z लिखें, 3 लाइन लिखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा C++ कंपाइलर जो है वो 3 में से बीच जो सेकंड लाइन जो लिखे हैं, ये सेकंड लाइन को वो नहीं पढ़े, तो कुछ नहीं करेंगे, इसके आगे जाके इसे कमेंट लगा देंगे हम लोग इस तरह से, ठीक है। ताकि ये क्या होगा कि ये फर्स्ट लाइन पढ़ेगा और थर्ड लाइन पढ़ेगा, लेकिन ये सेकंड लाइन वो नहीं पढ़ेगा। तो सिंगल लाइन को अगर कमेंट करना चाहते हैं हम लोग, तो ये जो हम लोग का जिसको बोलते हैं लोग क्या, बैकवर्ड स्लैश, और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। तो बैकवर्ड स्लैश 2 को लगा देंगे उसके आगे, तो उस लाइन को वो नहीं पढ़ेगा, मतलब इसको हाइड कर देगा वो, ठीक है। इसलिए इसके और अगर यदि हम चाहते हैं कि तीनों लाइन यहाँ से लेकर के ये तीनों लाइन को वो नहीं पढ़े, तो इसके पहले हम लोग लगाते हैं ये फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश और स्टार यहाँ ओपनिंग करना है, और लास्ट में यहाँ क्या करेंगे, इसको स्टार देके क्लोजिंग कर देंगे इस तरह से। तो एक ब्लॉक को कमेंट अगर करना हो, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को अगर यदि ब्लॉक करना हो, तो हम लोग इस यूज़ करेंगे ये सिंबल, फिर डॉट है ना, और फिर लास्ट में स्टार से इसको बंद कर देंगे। ये बहुत बार एग्जाम में बार बार पूछते रहता है, इसको ध्यान में रखेंगे। सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट जो करते हैं वो कौन सा सिंबल से करते हैं, ठीक है। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि डाटा टाइप टू स्टोर एवरेज मार्क्स। अगर एवरेज मार्क्स को स्टोर करना हम लोगों को, ठीक है, तो इसके लिए जो है हम लोग कौन सा डाटा टाइप का प्रयोग करेंगे, एवरेज। तो याद रखना है इसके लिए क्या करेंगे लोग, फ्लोट। क्योंकि फ्लोट में क्या आता है, हम लोग कोई भी जो नंबर देते हैं तो पॉइंट का नंबर वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, फ्लोट होगा। कैरेक्टर तो कैरेक्टर सपोर्ट करेगा, इंटीजर तो इंटीजर करेगा हम लोग का, उसमें पॉइंट तो रहेगा नहीं। जब मार्क्स निकालेंगे, सपोज के लिए मान लो कि एवरेज मार्क्स जब निकालेंगे तो आया हम लोग का मान लो 58.3 आया सपोज़ के लिए। तो 58 जो इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स के भाषा में डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर को ये हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, फ्लोट, ठीक है। तो 13 का आंसर क्या होगा हम लोग का, डी नंबर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ कह रहा है कि सही जो एक्सप्रेशन है C++ का वैलिड जो है वो कौन सा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है रिलेशनल, वैसे तो एक्सप्रेशन, ये सारा एक्सप्रेशन सही है, लेकिन पार्टिकुलर एक एक चीज़ के बारे में बोल रहा है कि रिलेशनल एक्सप्रेशन कौन से है। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन मतलब वो एक्सप्रेशन जिसमें से रिलेशनल ऑपरेटर का हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। जैसे रिलेशनल जो ऑपरेटर जो है हम लोग का पहला वो क्या, लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, और इक्वल टू है। याद रखना है 6 जो है हम लोग का, उसको यहाँ क्या क्या बोलते हैं लोग, रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। जो 6 पीस है हम लोग का, 6 ऑपरेटर सिंबल, ठीक है। तो इसका यूज़ जिसमें है अगर वही उसी को क्या क्या कहेंगे, रिलेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। और ये आउटपुट हमेशा 0 और 1 के रूप में देता है। अगर 0 दिया तो दैट मीन्स वो हम लोग का फॉल्स हो गया,
और 1 दिया तो क्या हो गया, लोग का ट्रू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, 14 का बी नंबर होगा। अगला जो क्वेश्चन जो हम लोग के सामने आ रहा है उसमें कह रहा है कि ये वैलिड एक्सप्रेशन टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाय 1, मैंने x का जो मान है उसको 1 से क्या करना, हमको उसको बढ़ाना हो। यदि x का मान यहाँ पर देखो दिया हुआ है हम लोग का कितना, x का मान यहाँ दिया हुआ 5, तो कौन सा सही होगा। तो देखो ये जो प्लस प्लस एक्स है इसका मतलब ये प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस, इसको कहते हैं हम लोग प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ऐसे बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर जो होता है वो हमेशा किसी वेरिएबल का जो वैल्यू होता है उसको हमेशा 1 से ही बढ़ाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी अगर कोई वेरिएबल है उसका जो वैल्यू दिए हुए हैं उसको वो 10 से बढ़ाना हो तो इंक्रीमेंट का हम लोग यूज़ करेंगे। सो नेवर, कभी नहीं। ठीक है, सपोज के लिए अभी x का मान हम लोग का कितना है, 5 है, तो हम लोग मैथ में पढ़ के आए हैं कि अगर x का मान 5 है, 5 का मान को 1 से बढ़ाना हो हम लोग को तो लिखेंगे ऐसे x = x + 1। इसका मतलब होता है कि x का मान को 1 से लोग बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन अगर हमको 1 से बढ़ाना हो, अगर हमको 10 से बढ़ाना हो तो भी हम ऐसे ही लिख देते हैं मैथ के अनुसार, रूल के अनुसार से। लेकिन C++ कहता है कि अगर x का मान को अगर 1 से बढ़ाना हो तो उसका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है हम लोग का प्लस प्लस एक्स। इस प्रकार से किसी भी ऑपरेटर के पहले हम लोग प्लस प्लस लगा देते हैं। दैट मीन्स ये कहता है कि हम पहले चेंज करेंगे x का मान में, x का वैल्यू में, तब यूज़ करेंगे चेंज देन यूज़। ऐसे कहते हैं नहीं, फर्स्ट में यूज़ देन चेंज। तो दोनों का मतलब क्या होता है, x से बढ़ना, ये बाद में बढ़ाता है, ये पहले बढ़ाता है। तो उससे क्या क्वेश्चन ये नहीं पूछा, लोग क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि x का मान को 1 से बढ़ाएगा। x का मान को 1 से बढ़ाने का भी दोनों कर सकता है। उसके बाद ये जो C नंबर जो हम लोग का जो है, C जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हम लोग का होता है। जैसे प्लस इक्वल टू हो गया, माइनस इक्वल टू हो गया, मल्टीप्लाई इक्वल टू हो गया, है ना, डिवाइड इक्वल टू हो गया। तो ऑल दीज आर द एक तरह से लोग असाइनमेंट ऑपरेटर ही होता है शॉर्ट हैंड में यूज़ करने का। ठीक है, तो इस तरह से लोग देखें तो तीनों इसका आंसर सही होगा। इसलिए 15 का जो परफेक्ट जो आंसर क्या होगा, वो लोग का डी नंबर होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि इंट ए का मान, जैसे यहाँ पर कितना दिए हुए हैं, 10 दिए हुए हैं, बी का मान 7 है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इफ़ कंडीशन, और इफ़ जो उसको बोलते हैं लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। मतलब डिसीजन मेकिंग जो स्टेटमेंट हम लोग को होता है कि वो एक कंडीशन लेता है और कंडीशन के आधार पर या तो वो ट्रू पार्ट या तो फॉल्स पार्ट को वो एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर नॉट इक्वल टू जो ऑपरेटर है इसको लोग कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। और रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा देते हैं आउटपुट 0 या तो 1 के रूप में। 0 दिया इसका मतलब फॉल्स, 1 दिया तो मतलब ट्रू। तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू बी, ए का मान है 10 और बी का मान 7, दोनों तो बराबर नहीं है, तो कैंसिल क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू होगा तो हम लोग का यहाँ पर आएगा। अब जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर यूज़ किए कौन सा किए हम, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कौन सा इंक्रीमेंट, तो प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का आता है कि चेंज देन यूज़, तो पहले चेंज बदलाव करेंगे ए का मान में। तो ए का मान जो पहले से दिया हुआ था वो था 10, और 10 में से क्या होगा, एक हम बढ़ा देते तो 11। तो अब तो ये ट्रू हो गया, तो ये काम को करेगा, वो इस पार्ट को काम नहीं करेगा, ये हो गया फॉल्स पार्ट। तो डायरेक्टली यहाँ से के बाद वो उससे वहाँ से इस ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। इसलिए 16 का जो आंसर क्या होगा हम लोग का 11 होगा। ठीक है, सी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने आ रहा है, ये कह रहा है कि द क्लास हु इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्लास इज कॉल्ड। तो याद रखना कि ये जो टर्म है हम लोग का वो इनहेरिटेंस, एक जो फीचर है हम लोग का C++ का, उसी से इसको लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में देखो याद रखना दो चीज़। जैसे मान लो कि एक क्लास है, यहाँ पर दिए एक क्लास का नाम ये दिए और एक क्लास का नाम बी दिए। यदि कोई क्लास किसी दूसरे क्लास से गुण को लेता हो, मान लो कि बी जो है वो गुण ले रहा है किससे, ए से ले रहा है। ठीक है, और बी ये गुण दे रहा है किसको, बी को। तो बी जो बना है वो किसके हेल्प से बना है, ए के हेल्प से बना है। तो जो गुण लेता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम टीचर हैं, हम तो वो पढ़ा रहे हैं, तो हम हो गए एक तरह से सुपर क्लास, या हम हो गए पेरेंट क्लास, या हम तो हमको कह सकते हैं बेस क्लास। और तुम लोग जितना अभी सबको क्या कहेंगे हम लोग, एक चाइल्ड क्लास। तुम लोग बच्चे हो, सब क्लास या डिराइव क्लास।
ठीक है। तो बी जो यहाँ पर क्या एक तरह से सब क्लास, इसको लोग सब क्लास के नाम से जानते हैं या तो डिराइव क्लास के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ये नंबर होगा, जो कि सुपर क्लास और बेस क्लास ये गुण देता है किसको, सब क्लास को। तो वही यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि द क्लास हु इज डिराइव्ड, जो डिराइव होता है किससे, तो फ्रॉम अदर क्लास है, तो उसको क्या कहेंगे, सब क्लास कहेंगे। इसलिए 70 का आंसर क्या होगा, ये नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने है, कह रहा है कि व्हिच टेस्ट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय स्विच स्टेटमेंट। तो याद रखना ये स्विच के केस में कि स्विच जो स्टेटमेंट जो होता है, जो चीज़ ये स्विच जो है हम लोग का वो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। तो स्विच जो हम लोग का एगो जो पार्ट है ये हमेशा जो काम करता है वो इंटीजर पर काम करता है और ठीक है सिंगल कैरेक्टर पर ही काम करेगा। सिंगल कैरेक्टर जो टाइप का जो वैल्यू होगा उस पर ही काम करता है। मतलब ये स्विच जो है फ्लोट पर और एगो स्ट्रिंग पर काम नहीं करता है। तो स्ट्रिंग तो ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ नहीं है, तो फ्लोट तो है ना, इसलिए क्या होगा 18 का क्या होगा, बी नंबर होगा। हाँ, लेकिन इफ एल्स जो है वो टेस्ट सब पर कर सकता है, चाहे इंटीजर हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे डबल हो, हर प्रकार के डाटा टाइप पर हम लोग का इफ एल्स काम कर सकता है। लेकिन स्विच जो है वो सिर्फ काम करता है कैरेक्टर पर और इंटीजर पर, वो फ्लोट पर काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो स्विच केस जो है वो वैल्यू को मैच करता है, जो हम लोग देते हैं उसका ब्रैकेट में उसको मैच करता है, केस 1, केस 2, केस 3, इस प्रकार से अलग अलग होता है उसका केस होता है, इसी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसलिए 18 का सही क्या होगा हम लोग का, बी नंबर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है यहाँ पर क्वेश्चन के कि विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ओएस, कौन ओएस नहीं है। तो ओएस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सिस्टम को ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है जो सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए 19 का जो सही क्या हम लोग होगा, वर्ड प्रोसेसर, क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 और MS DOS, ऑल दीज आर द ओएस, ठीक है। एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ओएस में आता है, लाइनक्स होता है, यूनिक्स होता है, वो भी लोग आता है ओएस में आता है। लेकिन वर्ड प्रोसेसर एक तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएशन का एक सॉफ्टवेयर होता है, जहाँ हम लोग डॉक्यूमेंट आपको अपना क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये अपना हम लोग खुद का पर्पस से यूज़ करते हैं और ये हम लोग जो सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए 9 का जो परफेक्ट आंसर हो क्या है, वो डी नंबर है, ठीक है। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। कहता था लैंग्वेज प्रोसेसर आर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर किससे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर कौन लोग का, इसमें सब कुछ है, ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। चलो, इसके बारे में पहले बता चुके थे पहले से हम। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, स्ट्रिंग लिटरल इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय। स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो खत्म किससे होता है, तो याद रखना किससे होता है हम लोग का, नल से। नल से क्या होता है, कोई भी स्ट्रिंग खत्म होता है। जैसे देखो, जैसे हम लोग को जब डिफाइन करते हैं कोई कैरेक्टर कांस्टेंट केयर, और यहाँ पर दिए एक वेरिएबल का नाम है str, साइज दिया अगर सपोज के लिए यहाँ पर 5, और यहाँ पर लिख दिए मान लो RAMU, रामू, इसको बंद कर दिए, ठीक है। तो जितना भी यहाँ लेटर होता है, यहाँ 4 लेटर दिए हुए हैं, तो एक लेटर और वो आप लास्ट में ख़त्म कर, इसको बोलते हैं क्या, नल। मतलब वो 5 को तो हर एक का इंडेक्स तो बनाएगा, वो देखो इस तरह से 5 को बनाएगा, 4 5 हो ना। तो फर्स्ट इंडेक्स कहाँ से होता है उसका, 0 से 0 1 2 3 और 4। तो जैसे हम रामू लिखा था, आर यहाँ जगह RAM और U, लास्ट में क्या रहेगा हम लोग का, नल रहेगा। यहाँ पर क्या रहता है, नल रहता है, ठीक है। तो याद रखना कि स्ट्रिंग जो कांस्टेंट जो होता है उसके लास्ट में क्या होता है, नल वैल्यू होता है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम, ना वेरिएबल का नाम कौन गलत है। तो वेरिएबल का नाम जो गलत है हम लोग का वो कौन सा है, तो देखो V1 XY और वेरिएबल 3, ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो अल्फ़ाबेट तो है ना, लेकिन इसका सही जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हम लोग का होगा इंटीजर। जो इंटीजर जो एक कीवर्ड है, और कीवर्ड का यूज़ हम लोग एज ए वेरिएबल के नेम के रूप में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर याद रखना कि क्या होगा, ये होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन जो लोग कह रहा है कि लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेन मेमोरी इज कॉल्ड। जब हम अपने कंप्यूटर में ओएस को इंस्टॉल, ओएस जब लोड होता है, ठीक है, तो वो
जाता है कहाँ पर, मेन मेमोरी में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं बूटिंग। याद रखना, बूटिंग का मतलब होता है सिस्टम को स्टार्ट करना। जो कि हमें पता होना चाहिए कि अभी जैसे बताया था कि नहीं, जो एमयू होता है मतलब मेमोरी यूनिट, उसको दो भाग बांटा गया है। पहला को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का ही दूसरा नाम है मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपना ओएस को, वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। लेकिन जब सिस्टम को ऑफ कर देते हैं और जब ऑन करते हैं फिर सिस्टम को, तो सेकेंडरी मेमोरी से वो जो उसका जितना भी फाइल्स होता है हम लोग का, सेकेंडरी मेमोरी से वो फाइल जो होता है वो लोग का ओएस का, वो भेजता है किसके पास, मेन मेमोरी के पास। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। ये हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए सिस्टम को स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सटेंशन ऑफ हीडर फाइल्स। हीडर फाइल्स, सभी हीडर फाइल का जो एक्सटेंशन जो होता है उसको क्या कहते हैं लोग, कौन सा रहता है, तो उसको बोलते हैं .h। ठीक है, तो हीडर फाइल जो होता है उसके लास्ट में क्या होता है, .h लगा होता है, तो हीडर फाइल उसको कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए रिजल्ट देन इट्स रिटर्न टाइप इज। तो ये इस बार 2022 में क्वेश्चन पूछा था क्लास 12th में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमको 11th में हम लोग को पढ़ना रहता है ना। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 11th और 12th में क्या होता है, कॉमन होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा, चूँकि फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो हमें 12th में भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये सब जो वॉइड है, इंट है, केयर है, फ्लोट है, ये सभी को जो हम लोग कहते हैं प्राइमरी डेटा टाइप बोलते हैं। तो प्राइमरी डेटा टाइप में से इंटीजर तो जान ये रहा है कि इंटीजर जो है पॉइंट नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता है, फ्लोट नंबर पॉइंट को एक्सेप्ट करता है ना। ये जब भी फ्लोट रिटर्न करता है तो कोई पॉइंट वाला डिजिट ही रिटर्न करेगा। लेकिन वॉइड ऐसा डाटा टाइप होता है, इसका कोई अपना पर्सनल वैल्यूज़ वो नहीं रहता है, वो किसी तरह के वैल्यू को रिजल्ट नहीं दे सकता है। इसलिए 25 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये नंबर होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग ए प्रोग्राम रन इज कॉल्ड। मतलब जब हम उसके वैल्यू को में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं बीच में प्रोग्राम रन करने के समय में, तो उस तरह के डाटा आइटम को यहाँ पर C++ में क्या कहा गया है, तो उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, लिटरल्स कहते हैं। लिटरल्स का ही दूसरा नाम लोग का कॉन्स्टेंट है, याद रखना है। तो ये कॉन्स्टेंट जो यहाँ पर लोग 4 प्रकार का, पहला हो गया इंटीजर कॉन्स्टेंट हो गया, इंटीजर कॉन्स्टेंट हो गया, दूसरा हो गया हम लोग का कैरेक्टर कॉन्स्टेंट हो गया, है ना, तीसरा हो गया स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट और चौथा हो गया फ्लोट कॉन्स्टेंट। ये 4 कॉन्स्टेंट होता है जो कि हम अगर फिक्स कर देंगे वैल्यू को तो हम बीच में उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है ये पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट होल्ड्स। पॉइंटर एक तरह का वेरिएबल ही होता है जो वो क्या करता है कि हमारे किसी वैल्यूज़ को डायरेक्टली स्टोर नहीं करता है, वो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। इसलिए 27 का आंसर क्या होगा, ये होगा। और पॉइंटर जब डिफाइन करते हैं तो इस तरह से डिफाइन करते हैं *p ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि p एक जनरल वेरिएबल नहीं है, p एक पॉइंटर वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल को एड्रेस को रखेगा। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ रखते हैं इंट में a बराबर 10, ये बराबर कितना है 10 है, तो इस 10 का जो एड्रेस होगा वो हम चाहते हैं कहाँ पर p में रखने के लिए, तो p ऐसे रखते हैं एड्रेस ऑफ ये। इसका मतलब इसको पढ़ते हैं यहाँ पर एड्रेस ऑफ ये। इसका मतलब वो कि ये का एड्रेस कहाँ जा रहा है, p में जा रहा है। ठीक है, इसलिए 27 का आंसर क्या होगा हम लोग का, ये होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा वो पूछा जा रहा है। यदि जे का मान क्या है 5 है, तो सिंपल है कि जे का मान 5 इनिशियली शुरुआत में हम जे का मान 5 दिए हुए हैं, तो इस 5 का जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई प्लस जे। ठीक है, तो देखो ये है हम लोग का यूनरी ऑपरेटर, ये हम लोग का है बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर का काम लोग पहले करते हैं, तब करते हैं बाइनरी का। तो प्लस जो जे है, जे का मान पहले से हम कितना रखें 5, तो ये कहता है चेंज देन यूज़, तो कितना हो गया 6, और यहाँ तो 5 है, ये तो 6 से कितना हो गया 30। अब 30 को क्या करेंगे हम लोग, भागा लगेंगे कितना से 6 से, तो 6 बचे कितना हो गया 30।
तो सेसफल कुछ बचा नहीं, क्योंकि पता होना चाहिए ये मॉडुलस है बीच में, यहाँ ये जो साइन है यहाँ पर क्या है, मॉडुलस है, और मॉडुलस देता है सेसफल, तो सेसफल कितना है 0, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, वो 0 होगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर C++ में किसको कहा गया है। तो देखो याद रखना कि ये सिंबल जो है बी नंबर, इस सिंबल का यूज जो हम लोग करते हैं वो सी आउट के साथ करते हैं, इस तरह से सी आउट ऐसे लिखते हैं, ताकि कोई मैसेज को हम क्या करते हैं, ये हम लोग का स्क्रीन है, ठीक है, मॉनिटर है, मॉनिटर का स्क्रीन है, तो हमें डाटा को जो कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है, मान लो कंप्यूटर का मेमोरी है, ये है हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी हो गया, जहाँ हम डाटा को सेव करके रखते हैं कुछ चीज़ को, तो यहाँ से डाटा को उठा करके जब यहाँ प्रिंट करना रहता है तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं आउटपुट ऑपरेटर बोलते हैं, या तो इसको इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो कि हम अपने स्क्रीन पर रखते हैं, आउटपुट दिखाते हैं। ठीक है, और ये जो इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट ऑपरेटर। ठीक है, तो हम यूजर से यहाँ जो इनपुट हम लेंगे, मान लो यहाँ लिए 10, उस 10 को ले जा करके हमको यहाँ पर सेकेंड मोड में रखना रहेगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। याद रखना कि 29 में जो ये जो ऑपरेटर जो हम लोग का है, इसको क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं तो इनपुट ऑपरेटर के नाम से भी जिनको जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चंस की ओर। 30 नंबर जो क्वेश्चंस कह रहा है कि विच इज़ नॉट ए लूप स्ट्रक्चर, कौन एक लूप का स्टेटमेंट नहीं है। तो याद रखना है कि वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप ये लूप का स्ट्रक्चर है, लेकिन रिपीट हम लोग का नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नॉट ए फीचर। अभी तो तुरंत ऊपर भी डिस्कस किए थे कि इनकैप्सुलेशन हो गया, ठीक है, इनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, क्लास एंड ऑब्जेक्ट हो गया, डाटा हाइडिंग हो गया, डाटा मॉड्यूलरिटी हो गया, ऑल दीज आर द फीचर ऑफ C++। लेकिन ये स्विच केस जो C++ फीचर्स नहीं है, स्टेटमेंट है हम लोग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास रिप्रेजेंट, एक क्लास जो हम लोग रिप्रेजेंट करता है वो किस तरह का उसमें ऑब्जेक्ट होता है, डिफरेंट होता है कि सिमिलर होता है। तो सिमिलर याद रखना है कि एक क्लास में जितना भी ऑब्जेक्ट होता है, हम क्लास में बताए भी थे। सपोज के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रूट्स, तो फ्रूट्स जो है एक क्लास का नाम हो गया। अब इस क्लास में जितना भी ऑब्जेक्ट होगा सब तो सिमिलर होना चाहिए, एक ही टाइप का। हमने फल, ऐसा नहीं कि फल के ग्रुप में हम सब्जी को मिला देंगे, है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं 32 का क्या आंसर क्या होगा, ये नंबर होगा, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 का कि ये जो है बाइनरी में इसका डेसिमल क्या होगा। ठीक है, तो डेसिमल जो इसका निकालेंगे लोग, देखो शॉर्ट तरीका क्या डेसिमल निकालने का। सो देखो सबसे पहले जो डिजिट दिया हुआ रहेगा 1 0 1 1 1 0 दिया हुआ है, तो जो ये है बाइनरी में, तो इसका हम लोग प्लेस जो वैल्यू होता है उसको हम लोग कॉरस्पॉन्डेंस में इसका लिख लेंगे। जैसे फर्स्ट का होता है कितना 1 प्लेस वैल्यू, सेकंड का जो होता है कितना 2, मैंने 1 को मल्टीप्लाई करना 2 से, 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, याद रखना। ठीक है, उसके बाद जहाँ जहाँ 0 है उसको लोग हटा देंगे, उस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो क्या होगा 0 होगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 क्या होगा, तो इसको हटा दो और इसको भी हटा दो, जो शेष बच गया उसको आपस में जोड़ दो। तो 32 और 8 में जोड़ना है कि 32 + 8 कितना होगा, 32 + 8 + 4 + 2 जोड़ दो तो कितना होगा हम लोग का 46 होगा, है ना। तो अब देखना कि ऑप्शन में क्या 46 हम लोग का है या नहीं है। तो यहाँ 45 47 48 46 नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का 33 का होगा, डी नंबर, नन ऑफ दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इल्स इजी है, इफ इल्स जो है क्या है, तो इफ इल्स क्या लूप है, नहीं। कंडीशनल स्टेटमेंट है, नहीं। डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट है, हाँ है, ये है, जो कि हम लोग का ये फंक्शन नहीं है, इफ इल्स इसको फंक्शन नहीं कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका 34 का क्या होगा आंसर, सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा था हार्ट ऑफ कंप्यूटर का जो हार्ट होता है उससे कहा गया है, तो याद रखना माइक्रो प्रोसेसर को। और ब्रेन अगर पूछ दे कंप्यूटर में कभी कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, तो क्या बोलेंगे लोग, CPU। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
कहता है 124 GB बराबर कितना TB, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा 1 TB होगा। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। बिगनिंग एड्रेस ऑफ एन, देखो अरे से जो क्वेश्चन पूछता है हम लोग का कि जब को हम लोग अरे जो बनाते हैं, देखो इस तरह से अरे का डायमेंशन लोग फिक्स करते हैं। तो जो फर्स्ट जो एड्रेस यहाँ का जो होता है उसको बोलते हैं बेस एड्रेस, ठीक है। और इसका इंडेक्स कहाँ होता है 0 0 1 2 3 और 4। याद रखना कि अरे का इंडेक्स कहाँ होता है 0 से और n-1 तक जाता है, अप टू n-1 जो जितना साइज रहेगा उससे कम तक। अगर हम 5 साइज लिए तो खाना जाएगा वो 4 तक, क्योंकि शुरू कहाँ से हो रहा है 0 से हो रहा है, ठीक है। इसलिए 37 का आंसर क्या होगा बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, कह रहा है कि केयर, इंट, फ्लोट, डबल, वॉइड सब क्या है, तो ये सब जो है ये सब प्राइमरी डाटा टाइप है। ये सब पहले से बना हुआ रहता है, हम लोग बनाते नहीं हैं। जो हम खुद से बनाते हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड डाटा टाइप बोलते हैं, या तो यूजर डिफाइन होता है। जो यूजर खुद से बनाते हो, अपने खुद से बनाते हो, जैसे अरे हम लोग खुद से बनाते हैं, फंक्शन हम लोग खुद से बनाते हैं, है ना। उसके बाद इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया हम लोग खुद से बनाते हैं, क्लास हो गया हम लोग खुद से बनाते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग डिराइव्ड, या तो बोलते हैं यूजर। तो इसलिए 39 का आंसर क्या होगा फंडामेंटल होगा, क्योंकि फंडामेंटल को ही बोलते हैं प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है C++ प्रोग्राम मस्ट कंटेन, कौन सा हेडर फाइल होना ज़रूरी है, तो ये तो फंक्शन है, तो ये तो होगा नहीं। तो ये हाँ अगर यहाँ रहता कि एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट कंटेन ये फंक्शन, तब होता लोग का ये होता। यहाँ पूछा हेडर फाइल कौन सा होगा, तो ये फाइल होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। क्योंकि कोई भी ऐसा C++ प्रोग्राम नहीं जिसमें लोग सी आउट का और सिन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नॉट वोलेटाइल मेमोरी को, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं उसको जो डाटा को तुरंत ही ख़त्म कर देता हो, कुछ देर तक रखता हो फिर ख़त्म कर देता हो, तो उसको बोलते हैं क्या लोग वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि नॉन वोलेटाइल कौन सा है, तो क्या होगा रोम में जो डाटा लोग सेव करके रखते हैं ये हमेशा के लिए फिक्स रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सारे का आंसर देखो हम नीचे भी दे दिए हुए हैं, एक बार आप लोग सारा वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए बेटर। एक क्वेश्चन जो है ऊपर में उसको ध्यान में रखना है। तो क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगला वीडियो फिर हम सेंड करेंगे।